जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि इसका पार्ट नंबर 2 आज आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट कराया जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन रेलवे से साइंस के कराए हैं, जिसमें ये आरआरबी ग्रुप डी, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 में है, उसमें लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके टॉप 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं और एक एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हमने प्रीवियस ईयर 2024 में जो एग्जाम हुए उनकी 2 आंसर की से टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आज हम तीसरी आंसर की से और चौथे नंबर के आंसर की से टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और ये ओरिजिनल आंसर की से लिए गए हैं क्योंकि रेलवे का रिकॉर्ड है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। तो ये 27/11/2025 की ऑफिशियल आंसर की है और ये थर्ड शिफ्ट के आंसर की है, लेवल 1 स्टेज नंबर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है। तो कौन सा संतृप्त कार्बन है ये आपको बताना है। तो ये ब्रोमोप्रोपेन। तो ब्रोमोप्रोपेन इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। तो रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, ये होते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहा है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीयता होती है। तो किसकी सबसे अधिक अम्लीयता होती है, ये होती है नींबू के रस की। जल की नहीं होती, सिरके की नहीं होती और दूध की नहीं होती। तो इसमें नींबू उसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अम्लीयता किसकी होती है, जिसका खट्टापन ज्यादा होगा, जिसमें खट्टापन ज्यादा होगा उसकी अम्लीयता अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा है निम्न में से कौन सा सबसे तेज से विसरण करता है, यानी कि सबसे तेज से फैलता है। तो सबसे तेज कौन फैलता है, देख गैस में गैस, यानी कि हवा के अंदर गैस का फैलना बहुत सबसे तेज होता है। इनके अकॉर्डिंग किसके, ठोस में ठोस का, द्रव में ठोस का और गैस में द्रव का, इनसे ज्यादा सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस में गैस का। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में कहा है कि विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच संबंध क्या है। तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय होता है। तो ऊर्जा बराबर किसके होता है, शक्ति गुणा समय के। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्यों। देखिए बंदूक में आगे की ओर, क्योंकि न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो वह वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बाह्य बल लगाती है। तो जिस कारण से चलने वाली गोली पीछे की ओर झटका देती है। तो बंदूक की प्रक्षेपित प्रक्रिया में पीछे की ओर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि निम्न में से कौन सी, यानी किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। तो कौन सी विधि है वो, तो वो है आपकी गलवनीकरण यानी कि जस्तीकरण। तो जस्तीकरण इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में कहा है कि सामान्यतः किस कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है। तो किस पर होती है, तृतीय पर। तो तृतीय उपभोक्ता में सबसे कम होती है जीवों की संख्या। तो 3 उपभोक्ता होते हैं आपके, 1 2 3। प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता और आपका तृतीय उपभोक्ता। तो ये इस प्रकार से 3 उपभोक्ता होते हैं। प्रथम में शाकाहारी, दूसरे में सर्वाहारी, तीसरे में मांसाहारी। इस प्रकार से 3 ये उपभोक्ता बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि निम्न में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचालित होता है। तो ये कौन सा, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता हार्मोन, ये संलक्षण। तो ये कौन सा है, देखिए आपका HIV। HIV किससे होता है, ये सेक्सुअल हार्म, ये इनके यौन क्रियाओं के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि 5 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका V इंटू क्यों के। देखिए V कितना दिया है इसने, V दिया है इसने 15 और क्यों कितना दिया है, ये दिया है आपका 5। तो 15 पंजे 75, 75 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा है कि निम्न में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? तो ये कौन सा है? ब्रोमोफिल। दोस्तों ये जो साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, खासकर आपके टेक्नीशियन और ग्रुप डी जिसमें साइंस के और एएलपी जिसमें साइंस के अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन जो करा रहे हैं इनमें से आपको कहीं ना कहीं 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 12 में कहा है कि लेंस द्वारा आवर्धन वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच क्या संबंध है? तो देखिए क्या संबंध है इनके बीच? m बराबर v अपॉन u के होता है, तो m बराबर v अपॉन u के होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। देखिए जो द्रव होते हैं वो आपके किसी भी आकृति में किसी भी स्थान को कवर कर सकते हैं, यानी कि उसमें अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए उनका जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। तो जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है, आप किसी भी पात्र में रखेंगे वो उसकी आकृति को ग्रहण कर लेगा, लेकिन इसका आयतन वही बना रहेगा, आयतन वही बना रहेगा, तो आयतन में कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? तो ये कौन सा है आपका? कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन। देखिए निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है किसका? गैसों का, क्योंकि ये किसी भी आप सिलेंडर में या किसी भी पात्र में भर देंगे तो ये उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेंगे। निम्न में से किस कोशिका के अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? तो ये कौन सा है? सूत्रकणिका। तो सूत्रकणिका यानी कि आपका डीएनए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्यों होगा? देखिए जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वो चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, यानी कि जो चंद्रमा पर आकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा वो बहुत ही कम होगा, जिस कारण वहां पर उसका भार कम महसूस होगा। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग कितना होगा? 1/6 होगा, यानी कि पृथ्वी के भार का वहां पर कितना होगा? 1/6 होगा। तो इसमें टोटल यानी कि देखिए एक आयतन होता है आपका आयतन, आयतन पृथ्वी पर सेम और चंद्रमा पर भी सेम रहेगा, लेकिन क्या है? भार बदलता रहेगा। तो चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, यहाँ पर भार की जगह कभी कभी आयतन पूछ लिया जाता है, जिस कारण से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आयतन कभी नहीं परिवर्तित होगा, सिर्फ क्या होगा आपका? ये भार परिवर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है कि m किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h m यानी कि पृथ्वी की सतह से h m की ऊंचाई पर रखा गया है, पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो जब किसी पिंड को m ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो उस समय पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो होगी U बराबर mgh के। तो U बराबर mgh इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए आंसर रहेगा इसका mgh। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली में आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? देखिए कुछ झिल्ली ऐसी होती है जो अपने चयनित कण को ही अपने से गुजरने की परमिशन देती है, यानी कि जो कुछ ऐसे कण होते हैं जो उनके झिल्ली से आसानी से गुजर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कण होते हैं जो भारी और मोटे होने के कारण उनकी झिल्ली से नहीं गुजर पाते। तो यही कारण रहेगा कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों को परागम्य होती है, यानी कि जो चयनात्मक कण होंगे जिन्हें उस परमिशन मिलेगी सिर्फ वही उसकी झिल्ली से पार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? देखिए जब किसी मेज पर कोई आप मंद आघात करते हैं, यानी कि कोई आवाज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके जो आयाम होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे घटता चले जाएगा। तो यही कारण है इसका कि कंपन का आयाम छोटा होता चले जाएगा, जिस कारण से वह उसकी ध्वनि मृदु होती चली जाएगी, यानी कम होती चली जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 में कहा है कि एचआईवी संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एचआईवी यौन क्रियाओं से संचालित होता है। जो एचआईवी होता है वो आपका सेक्सुअल जो आपकी क्रियाएं होती है उनसे होता है, और यह आपके जो संक्रमित आप इंजेक्शन लेते हैं या किसी और व्यक्ति से संक्रमित इंजेक्शन के द्वारा आपको कुछ इंजेक्शन या कुछ भी दिया जाता है जिसके कारण से भी ये होने की संभावना रहती है। किसी के छूने या टच करने से ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा कि एकल फसल खेती की तुलना में अंतराश्यम किस प्रकार के लाभदायक है। तो किस प्रकार लाभदायक है? पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है, रोगों का प्रसार करता है। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा है कि एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर पर सेकंड पर त्वरित होती है, कार का अंतिम वेग क्या होगा। तो कार का अंतिम वेग हमको निकालना है, तो अंतिम वेग निकालने के लिए गति की समीकरण से v बराबर u प्लस ए, ठीक है। तो v का मान निकालना है। u का मान क्या है? 0 है प्रारंभिक वेग। a का मान कितना दिया है इसने? 2 दिया है, और t का मान दिया है इसने 5। तो 5 दूनी 10, इसका राइट आंसर रहेगा मीटर पर सेकंड। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो डैश अवक्षेप बनता है। तो ये कौन सा अवक्षेप बनता है? CaCO3। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनके समय के डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। क्योंकि उनमें समय क्या पाए जाते हैं? डीएनए और राइबोसोम। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस आधार पर उसके क्या कार्य है। तो देखिए अपने समय कुछ प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम खुद यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, और डीएनए भी प्रोटीन बनाने में प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि अगले समय के रूप में प्रोटीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इस आंसर की का साइंस से संबंधित लास्ट क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन अभी हम शुरू करेंगे। तो एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। दर्पण के फोकस दूरी क्या होगी? देखिए ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में कितनी दूरी होगी? तो ये क्या होती है? इसका आधा होती है। केंद्र से वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होती है उसका क्या होती है? आधा होती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 20 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 से 26 नंबर यानी कि पहला क्वेश्चन उसका आंसर कीजिएगा। देखिए इसके टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे हम जो साइंस में पूछे गए हैं। ये जो आपके आंसर की है 28/11/2025 की है, फर्स्ट शिफ्ट आंसर की है, और लेवल 1 की ओरिजिनल आंसर की है आपके सामने लेकर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम निम्न में से किसका नियम भी कहा जाता है। तो इनमें से किसका नियम भी इसको कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो प्रथम नियम क्या होता है न्यूटन का? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो वह वस्तु तब तक विराम अवस्था में नहीं पहुंचती जब तक उस पर, यानी कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो इसलिए इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहा है कि जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल की बॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना में समान आकार के पत्थर को किक मारने की तुलना में अधिक चोट का महसूस करता है। इनके मूलभूत सिद्धांत पत्थर की किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई संभावित चोट की उचित ठहरा हुआ है। देखिए 2 तरीके की बॉल है, एक आपकी पत्थर की है और एक आपकी यानी कि रबड़ की या सिंथेटिक की बनी हुई है। जब आप पत्थर की गेंद को टक्कर मारते हैं तो इसका भार और द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका जड़त्व अधिक होगा, जिस कारण किक मारने वाले व्यक्ति के पैर पर अधिक प्रतिक्रिया बल लगेगा, और यह बल लगने के कारण उसके पैर में चोट लगने की अधिक संभावना बनी रहेगी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात यह अपनी विराम अवस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है, जिस कारण चोट लगने की पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में कहा है कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ये कैसी होती है? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। 4 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है कि वास्तविक जीवों में लाइसोसोम की भूमिका
को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो कौन सा है जो लाइसोसोम के दर्शाता है? तो हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने एवं श्वेत रुधिर कोशिकाओं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में कहा है कि तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो ये कैसी होती है? तरंग की ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं। 6 में कहा है कि हाइड्रा के मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? मुकुलन आरंभ होगा, मुकुलन परिपक्व होगा, फिर इसमें वियोजन होगा, फिर एक नई वृष्टि बनेगी। तो ये इस प्रकार का इसका प्रोसीजर रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए गुरुत्व बल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि F = mg, ये इसका फॉर्मूला होता है, m पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में कहा है कि एक धात्विक चालक का प्रतिरोध डैश के साथ बढ़ता है। तो ये कब बढ़ेगा? जब इसके तापमान में वृद्धि की जाएगी। तापमान में वृद्धि के कारण इसका चालकता भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है कि एक सीधी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित से केंद्रीयवर्ती होती है, यानी कि जो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होती है वही उनका केंद्र क्या होता है? सेम होता है। कुछ ये बिल्कुल राइट है। सेकंड देखते हैं। सेकंड कथन क्या है कि इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठे नियम के उपयोग के करके निर्धारित की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसके दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 में कहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। तो H2+S तो ये किसमें बनेगा? यानी कि 2HI+S। तो कथन दिए है इसने 2 कि हाइड्रोजन सल्फेट का ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण होता है, यानी कि जब आप हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो सल्फर का निर्माण होगा, और आयोडीन का अपचयन होगा, यानी कि आयोडीन क्या होगा? इस पे अपचयित होगा, उस पर मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ये कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा है कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया, हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका क्या लाभ है? इसमें अजैविकीकरण अपशिष्ट को जैविकीकरण अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सी खोज हुई है? तो इसमें किसमें खोज हुई है? नाभिक की। नाभिक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा है कि सकेंद्रीय कोशिका, यानी कि जिनका केंद्र क्या सेम है, तो उन कोशिकाओं में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। ये क्या निर्देशित करता है? उसकी जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं। इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो एक मेज पर रखी किताब, यानी कि मेज पर रखी वस्तु ही क्या है? एक स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। और बांध में रोकी गई पानी की ऊर्जा भी एक स्थिर ऊर्जा है। घड़ी की सुई में उत्पन्न ऊर्जा भी एक स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आपके स्थिर ऊर्जा से संबंधित उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 15 में क्या है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसकी सभी घटनाएं रंगों में बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है। यह किस कारण होता है? तो बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है, और अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो जब एक बड़ी कोशिका टूटकर बिखरती है तो वो कितनी कोशिकाओं बनती है? 2 कोशिकाओं में। तो 2 कोशिका इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है कि पहचान करनी है। तो अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बात सत्य है। और अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये बात असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 निम्नलिखित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होता है, ये बात सही है। और निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 इसका सही रहेगा, सॉरी 2 और 4। तो
2 और 4, क्योंकि हमको गलत की पहचान करनी थी, सत्य नहीं है कि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि पौधों की कोशिकाओं से सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार की गति में परिवर्तन होता है और सीधे तौर पर किस कारण से होता है। देखिए ये क्या होता है, जब पौधा कोई मुरझा जाता है या उसमें वृद्धि नहीं होती तो ये किसका कारण होता है, उनके आंतरिक जलाशयों में परिवर्तन। जो आंतरिक जलाशय होते हैं यानी कि जाइलम होते हैं, उनमें यानी कि परिवर्तन होता है जिस कारण से उनके आंतरिक आकार में जलन, सूजन और सिकुड़न आती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित होती है, तापमान और दाब के। तो ताप और दाब इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 में कहा है कि सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है। तो ये कैसी अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि एक ही अवस्था इनकी होती है। बाकी जैसे आपका लोहा हो गया या तांबा हो गया, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके अयस्क अवस्था में। तो ये एक अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, इनको शुद्ध करके फिर लोहा और अन्य पदार्थ या अन्य धातु बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए 21 में कहा है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का सुपुष्ट अभिलक्षण क्या है। तो ये क्या है, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम द्विव और त्रिविव बंध होते हैं। तो कितने होते हैं इसमें, 2 या 3 इतने बंध होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को विमोचित करता है, जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है। तो ये कौन सा होता है, ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा कि एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान कितना होता है। यानी कि अम्ल और क्षार को मिलाकर क्या बनता है, ये बनता है आपका, देखिए न्यूट्रल बनता है, यानी कि ये 7 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, यानी कि परागण से पहले क्या काट देता है, उसकी वर्तिका काट देता है। सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा, तो उनमें निषेचन नहीं होगा, क्योंकि जो वर्तिका होती है यही एक सेक्सुअल यानी कि जो आपका ऑर्गन होता है फूलों का, पेड़ पौधों का, तो ये क्या होती है, वर्तिका होती है। तो वर्तिका अगर कट जाएगी तो ये क्या हो, निषेचन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप के द्वारा कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चीनी की जल में घोलता है, चीनी को जल में घोलना, ये इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो इसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखे, 2 आंसर की से हमने लिए 25-25 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतने हेल्पफुल रहेंगे कि आपको भविष्य में जो एग्जाम है, यानी कि जो अगस्त से शुरू हो रहे हैं, उनमें आपको 25 क्वेश्चनों में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन या 20 से 22 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ये सीरीज हम लगातार आपको चलाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मैं खुद आरआरबी ग्रुप डी से सिलेक्टेड हूँ और पॉइंट्समैन मेरी पोस्ट है, जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी किस तरीके से तैयारी की थी। तो साइंस और मैथ रीजनिंग ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। 1% आपका जीके इतना आपको अच्छा नहीं रहेगा जितना आपका मैथ रीजनिंग साइंस रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।